तो बच्चों हम लोग अब डिस्कस करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हमारा अब डिस्कशन होना है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ही, ने, आर, कर, जीरो, रन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल है, इनकी पूरी लास्ट सेल में P6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। हीलियम का देखिए, सबसे पहले हीलियम है, फर्स्ट पीरियड में है तो 1s2, केवल हीलियम एक अकेला है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसमें, जिसमें कि P भरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हीलियम में 1s2 होगा, बाकी सब में यहाँ पर नियोन में आएंगे तो 2s2, 2p6, आर्गन में आए तो 3s2, 3p6, इसके आगे की सारी भरी होंगी, है ना। क्रिप्टन में 4s2, 4p6, और इसके पहले जब 4s2 भरी जाएगी तो 3d10, और 3d10 के पहले का और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जिनोन में 5s2 और 5p6, और उसके पहले 4d10। फिर रेडॉन में 6s2, 6p6, उसके पहले होगा 5d10, और उसके पहले होगा 4f14, और 4f14 के पहले सारे जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब भरे होंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सबका सिंपल सा एक जवाब है, सबका लॉजिक ज़्यादातर सिंपल कोरिलेटेड है। केवल आपको सिंपल सा एक बात कोरिलेट करके बस उसी को लिख देना है कि एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आगे की बात आपको लिखनी है, जो आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से मैच कर जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में हर जो नोबल गैस है उसकी हाईएस्ट होगी। तो इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट ऑफ ग्रुप 18 elements in their respective period। अपने अपने पीरियड में ग्रुप 18 एलिमेंट वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी, और उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है। रीजन क्या हो गया, रीजन हो गया कि एक मिनट बेटा, since noble gases have extra stable electronic configuration। ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू फुलफिल्ड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की गई है, तो इसके आगे जवाब क्या होगा, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, काहे के लिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, ठीक है। क्योंकि नोबल गैस का हर एटम में एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू
remove the electron. Then next अगर हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप. आयोनाइजेशन enthalpy decrease down the group on moving down. ठीक है, रीजन आप अपने से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख देंगे आप. रीजन अपने से लिख लेंगे, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, अपने से लिखेंगे, ये आपके लिए टास्क हो गया. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं ऊपर से नीचे, इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है न्यूक्लियस से, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है ऊपर से नीचे आने पर. ठीक है, देन नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई. सिंपल सा बात है, एटॉमिक रेडियाई का क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, नॉर्मल है, कॉमन सेंस वाली बात है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेंगे. तो ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप होगी. क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं. ठीक है, देन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कहेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यानी अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. ठीक, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी. तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिक्रीज डाउन द ग्रुप. यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है. अब यहाँ पर एक चीज देखना है आपको, हीलियम एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है. हीलियम एक्सेप्शन है तो ये कहाँ पहुंच गया, बाकी तो कॉमन सेंस की बात है. तो हीलियम से नियोन नहीं घट रही है, कहाँ से घट रही है, नियोन से लेकर के रेडॉन तक घट रही है. देख लो ध्यान से, नियोन से लेकर के रेडॉन तक घट रही है, और हीलियम एक्सेप्शन है. हीलियम एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि छोटा सा एटम है, छोटा सा एटम है तो दो जो आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए कमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए. ठीक है, तो वही बात हो गई. तो हीलियम कहाँ पहुंच जाएगी, फिर बस इतना याद रखना, हीलियम कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी. और क्या यहाँ पे आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में अर्कर की बराबर है, यानी इनकी बराबर है. तो जब अरेंज करने के लिए आएगा, यानी कैसे करोगे अरेंज, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे नोट लगा लो. इन दोनों की कैसी है, इन दोनों की इक्वल है, ये भी याद रखना है.
तो वो इधर से आए तो घट रही है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, नियोन की हाईएस्ट हो गई, फिर आर्गन क्रिप्टन की बराबर है, फिर जिनोन और फिर सबसे कम रेडॉन और उससे भी कम हो गई आपकी हीलियम लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A+ ग्रेड का अरेंज करने के लिए, और इसको याद करना वैसे ही है कैसे मैंने बताया कि कॉमन सेंस की बातें ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की क्षमता कम होगी। लेकिन हीलियम एक्सेप्शन क्यों हो गया, क्योंकि बहुत छोटा साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एक्सेप्शन हो गया कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो गई, जबकि होनी चाहिए थी सबसे ज्यादा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन या अरेंज करने के लिए बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको याद रखिए। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। तो सबसे पहला आ गया, ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक क्यों होती हैं, अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही किसी से पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करती हैं, इसीलिए कैसी हैं, मोनो एटॉमिक है। यानी मोनो एटॉमिक का कारण क्या हो गया, ड्यू टू फुल फिल्ड outermost shell, their electronic configuration is extra stable, so they do not participate in the bonding, so they are monoatomic। तो इसका लिख लेंगे आप आंसर अपने आप, ठीक है, ये आपका टास्क हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये जरूर लिख लेना आंसर, आर नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक वाई। ये टास्क हो गया आपका। और इसको कल ही आपको मुझे व्हाट्सएप करना है देख करके टास्क को, ठीक है। देन noble gases have very low melting point and boiling point। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत कम होते हैं। बहुत कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते ही नहीं है, मोनोएटॉमिक गैसेस है, वीक वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज दे हैव ओनली वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। रीजन क्या हो गया, they have only weak dispersion forces between their atoms। अब अगर ऊपर से नीचे की बात करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फैमिली में क्या होगा, यहाँ पर हीने अगर कर 0 रन पर, तो लगाओ कॉमन सेंस, ऊपर से नीचे आ रहा है, साइज बढ़ रहा तो वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज डाउन होगा। तो कॉमन सेंस की बात हो गई, तो क्वेश्चन हो गया, ये आपको लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ noble gases increase down the रीजन क्या है, ये आप लिखेंगे, कॉमन सेंस की बात है, लिख लेंगे, है ना। साइज बढ़ा, ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ा,
सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बढ़ जाता है। अब आती है बात ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का मतलब हुआ कि नोबल गैसेस को कितनी आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो नोबल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली, उनको इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और उसका कारण क्या है? कारण क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, सब जगह देखिए आपने जितने भी इनके रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़े सब में कारण एक ही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग है, वही आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और हम उसके बदले में उसके पीछे से कौन सा जवाब जोड़ें। एक तो सब में कॉमन है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, और क्या है, मोनो एटॉमिक है, उनके बीच में जो एटम है, एटम के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, इसीलिए वो इजीली लिक्विफाई नहीं किए। क्योंकि लिक्विड बनने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ज़्यादा होना जरूरी है। यहाँ पर कैसे फोर्सेस है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली बिकॉज noble gases are held together atoms of noble gases are held together only by weak van der Waals force of attraction. Only weak van der Waals force of attraction, and the ease of liquefaction depends upon the magnitude of attractive force. On the magnitude of attraction force. फिर ease of liquefaction ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? ग्रुप में लगा दो, कॉमन सेंस लगाओ अपना। ही ने हर कर 0 रन पर, ऊपर से नीचे आओगे तब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का क्या होगा बताइए, कॉमन सेंस से बात। साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे आने पर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ noble gases increase down the group. रीजन क्या हो गया? इंक्रीज इन द साइज, एंड साइज इंक्रीज होने से क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, इसीलिए ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ जाता है। तो ए प्लस ग्रेड का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने वाई लगा दिया है। अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर
फिर से क्वेश्चन आ गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी हाई। नोबल गैसेस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सबका जवाब एक ही है, थोड़ा इधर उधर हट करके है बस, है ना। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हाई क्यों है? दोनों का कारण स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज हाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी है ये? 7th प्रॉपर्टी पे आ गए अपन, डाल लेना, बाकी वाले में नंबर डाल लेना, है ना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड enthalpy of vaporization is very high for noble gases, ठीक है। रीजन, थोड़ा मैंने गलत कर दिया, वेरी हाई नहीं होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बहुत ही कैसा होगा? लो होगा, क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है इनमें, तो हाई कहाँ से होगा? ठीक है ना, तो थोड़ा ठीक कर लीजिए इसको। वेपोराइजेशन इज वेरी लो। अपने कॉमन सेंस से आप ये भी बता सकते हैं कि भाई देखो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, जैसे मैंने समझ लिया अभी, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बहुत ही लो है, कारण क्या हो गया? कारण हो गया ड्यू टू वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर, यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आर वेरी वीक। These are only very weak van der Waals force of attraction. आप जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज आपको रटनी है, आप कुछ भी लिखिए, अपने मन से समझ करके लिखिए कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, यहाँ पर कम है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कम हो जाएगी। देन यहीं पर आता है कि विच इंसिडेंट मोटिवेटेड नील बर्टलेट टू प्रिपेयर नोबल गैस कंपाउंड ऑफ जिनोन। मतलब ये भी एक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, कौन सा? विच इंसिडेंट मोटिवेटेड, एक साइंटिस्ट थे नील बर्टलेट, टू प्रिपेयर द कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। सबसे पहले इन्होंने ही नोबल गैस के कंपाउंड बनाए थे। तो कौन सा इंसिडेंट था जिससे इनको प्रेरणा मिली कि नोबल गैस के कंपाउंड बनाने चाहिए? वो इंसिडेंट ये था कि आयनाइजेशन, चलिए लिख लीजिए डायरेक्ट, ही थॉट दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। उन्होंने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जिनोन के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो फिर जिनोन भी बना सकता है। तो ही थॉट दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कितनी है इसकी? 1175 किलो जूल पर मोल, इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल is almost identical with that of xenon, यानी xenon की कितनी है? 1170 किलो जूल पर मोल। Hence
like O2 PtF6 माइनस, ये वाले कंपाउंड की तरीके से द xenon must form the compound XePtF6। अगर उन्होंने कहा कि इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बराबर है, तो अगर ऑक्सीजन इस तरीके का कंपाउंड बना सकता है तो फिर इसी तरीके का कंपाउंड जिनोन भी बना सकता है। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल होने वाली बात से वो उनको प्रेरणा मिली कि हमें जिनोन के कंपाउंड के लिए प्रयास करना चाहिए, तब उन्होंने जिनोन के कंपाउंड बनाए। ठीक है, फिर यहीं पर आप दो चीजें और नोट करिए, जिनोन एंड क्रिप्टॉन के कंपाउंड नहीं है नोबल गैसेस के, तो जिनोन एंड क्रिप्टॉन ओनली जिनोन एंड क्रिप्टॉन फॉर्म कंपाउंड, नोट लगा लीजिए। फर्स्ट, ओनली जिनोन एंड क्रिप्टॉन फॉर्म कंपाउंड, यानी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनमें केवल यही दोनों के कंपाउंड्स बने हैं। देन रेडॉन कंपाउंड कुड नॉट आइसोलेटेड। Radon compounds could not isolate it, and helium, neon, argon do not form helium, neon and argon do not form any true compound till now.